morning everybody. Class 5 3 चैप्टर जिसका शीर्षक है बड़ों की विनोद प्रियता। बड़ों की विनोद प्रियता कैसी होती है इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चैप्टर का क है दाढ़ी का करिश्मा। दाढ़ी का करिश्मा। आप लोग चैप्टर निकालिए 3 और उसमें 16 नंबर पेज है, उसको देखिए। मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, आप इसको देखेंगे। शेख सादी फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी लिखी गुलस्ता और गोस्ता पुस्तकों से कौन साहित्य प्रेमी परिचित न होगा। शादी देशाटन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते थे। यहाँ बताया गया कि जो शेख सादी हैं वह फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उनके ज्ञान की जो चर्चा है वो चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी लिखी हुई गुलस्ता और गोस्ता, ठीक है, यह पुस्तक का नाम है। पुस्तकों से कौन कौन साहित्य प्रेमी परिचित न होगा। सादी देशाटन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते थे। एक बार वे घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। एक बार की बात है कि घूमते घूमते क्या करते हैं, एक बार गांव में पहुंचते हैं। उस गांव के लोग मूर्ख थे, यानी जिस गांव में पहुंचते हैं उस गांव के लोग काफ़ी मूर्ख थे। उसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। जिस गांव में पहुंचते हैं उस गांव में तो लोग मूर्ख लोग हैं ही, लेकिन उस गांव में एक मौलवी साहब भी रहते थे। गांव में उन मौलवी साहब को बड़ा ज्ञानी माना जाता था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वे मौलवी साहब महामूर्ख थे, ठीक है, पर अपने से बड़ा ज्ञानी वह किसी को भी नहीं समझते थे, ठीक है। जो गांव में मौलवी साहब थे, अपनी ज्ञान की परीक्षा देने के लिए शेख सादी को मौलवी साहब के सामने पेश होना पड़ा। मौलवी साहब ने झट से एक गोल घेरा बनाकर उसके बीच में एक सीधी लकीर खींच दी और सादी से बोले, तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, बताओ यह क्या है। ठीक है, कहते हैं अपने ज्ञान की परीक्षा देने के लिए या शेख सादी नाम है, मौलवी साहब के पास पहुंचना पड़ा, उनके सामने पेश होना पड़ा। मौलवी साहब ने क्या किया, झट से एक गोला उसने बना करके और उसी के बीच में एक सीधी सी लकीर खींच दी और सादी से बोले कि तुम बड़ा ज्ञानी बनते हो, ठीक है, बताओ यह क्या है। तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनते हो तो बताओ यह क्या है। सादी बड़ी देर तक उस घेरे की शक्ल को देखते रहे, पर यह न समझ सके कि वह क्या है, ठीक है। सादी ने क्या किया कि बहुत देर तक उस घेरों को देखते रहे, लेकिन घेरा क्या था इस चीज़ की समझ उनके अंदर नहीं आई। सादी बड़ी देर तक तब मौलवी साहब हंसते हुए बोले, अरे भाई, या तो गोल गोल रोटी पर तरकारी की फाँक रखी हुई है, इसे भी नहीं बताए तो तुम कैसे ज्ञानी हो। तब मौलवी साहब हंसते हुए कहते हैं कि अरे भाई, या तो जो गोल गोल रोटी पर तरकारी की फाँक रखी हुई है, अब तुम इसे भी अगर हमको नहीं बता पाए तो बता तुम कैसे ज्ञानी हो। मूर्ख ग्रामवासी हो करके शेख सादी की हंसी उड़ाने लगे। शादी को अपना पान बहुत खला। वे तुरंत बुद्धि तो थे ही मन एक योजना बनाकर वो बोले, सचमुच मौलवी साहब जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई न होगा। इनकी मेहरबानी हो जाए तो मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए। मैं इनके महाज्ञानी होने का असली भेद जान गया हूँ। मूर्ख ग्रामवासी जो थे, यानी गांव में जो रहने वाले मूर्ख लोग थे, इस बात को लेकर के हो करके हंस दी और इस तरह से शेख सादी साहब की हंसी उड़ानी जाए लगी। शादी को बड़ा अपमान हुआ, वो अपमानित हुआ, लेकिन तुरंत बुद्धि तो थे ही मन उसने एक योजना बनाकर बोले, सचमुच मौलवी साहब जैसा ज्ञानी इस दुनिया में नहीं होगा। इनकी अगर मेहरबानी हो जाए तो मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए।
मैं इनके महाज्ञानी होने का असली जो भेद है, इस भेद को मैं जान गया हूँ। गांव के सब लोग एक साथ चिल्लाए। गांव के जो सब लोग थे वह एक साथ चिल्लाए, हमें भी बताओ मौलवी साहब के बड़े ज्ञानी होने का असली भेद क्या है। ठीक है, तो गांव के सब लोग साथ चिल्लाते हैं कि हमें बताओ कि मौलवी साहब के बड़े ज्ञानी होने का असली भेद क्या है। मौलवी साहब के ज्ञानी होने का असली भेद है इनकी दाढ़ी। सारा करिश्मा इनकी दाढ़ी का है। यह कहकर शेख सादी ने झट से मौलवी साहब की दाढ़ी से एक बाल उखाड़ा और अपनी बाँह पर बांधकर कहा, देखना अब भी मौलवी साहब की तरह ज्ञानी बन जाऊंगा। ठीक है, तो मौलवी साहब के ज्ञानी होने का सादी ने असली भेद बताया दाढ़ी, कि मौलवी साहब के ज्ञानी होने का, ठीक है, असली भेद है दाढ़ी। सारा करिश्मा इस दाढ़ी का है। झट से उठे और मौलवी साहब की दाढ़ी से एक बाल खींच करके शेख सादी ने क्या किया, अपने बाँह पर लगा लिया, बांध दिया। देखना, और कहने लगे कि अब देखना कि मौलवी साहब की तरह मैं भी ज्ञानी बन जाऊँगा। फिर तो हम भी दाढ़ी का एक एक बाल उठाकर अपनी बाँह पर बांधते हैं। फिर तो हम भी इनके दाढ़ी का एक एक बाल उखाड़ेंगे और अपनी बाँह पर बांधते हैं। यह कहकर ग्रामवासी एक साथ मौलवी साहब के दाढ़ी के बाल उखाड़ने के लिए टूट पड़े। मौलवी साहब खूब चिल्लाए, पर कोई रोके न रुका। कुछ ही देर में उनकी पूरी दाढ़ी उठाकर साफ कर दी गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि गांव के लोग तो मुड़ते ही अब अचानक से उठे और मौलवी साहब के जो दाढ़ी था उसका एक एक बाल लोग उखाड़ लिए। मौलवी साहब चिल्लाते रहे लेकिन कोई नहीं रुका और इस तरह से मौलवी साहब का पूरा दाढ़ी ही साफ कर दिया गया। अब तो मौलवी साहब का चेहरा देखने लायक था। लंबी दाढ़ी वाले मौलवी का दाढ़ीहीन अजीब चेहरा देखकर मुठ ग्रामवासी ठहाका मार कर हंसने लगे। शेख सादी भी हंसते हुए वहाँ से चले आए। याद रखो, दूसरा का अपमान करने वाले मूर्खों को मौलवी साहब की तरह ही अपमानित होना पड़ता है। ठीक है, अब जो है मौलवी साहब का चेहरा देखने लायक था। लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब दाढ़ीहीन हो गए थे और उनका अजीब चेहरा देख करके मूर्ख ग्रामवासी जो ठहाका मार कर हंस पड़े और शेख सादी वहाँ से चल पड़ा, यह सोच करके कि याद रखना चाहिए, हमें इस कहानी से संदेश मिलता है कि जब हम दूसरों का अपमान करते हैं, ठीक है, तो हमें भी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए याद रखो, दूसरे का अपमान करने वाले मूर्खों को मौलवी साहब की तरह ही बराबर अपमानित होना पड़ता है। यह दाढ़ी का करिश्मा। अब चलिए, बड़ा कौन। अब हम लोग देखने चलते हैं बड़ा कौन। इस चैप्टर में एक और शीर्षक है छोटा सा बड़ा कौन। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद बहुत विनोदी स्वभाव के थे। कभी कभी तो उनका हास्य व्यंग बड़ा तीखा हुआ करता था, ऐसा कि विपक्षी तिलमिला उठता था। कहते हैं आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद बहुत ही विनोदी स्वभाव के थे, मनोरंजक स्वभाव के थे। कभी कभी तो उनका जो हास्य था बड़ा ही तीखा हुआ करता था, ऐसा कि विपक्षी लोग क्या हो जाए, तिलमिला जाए। एक बार वे किन्हीं पंडित से मिलने गए। एक बार की यह बात है, वह किसी पंडित से मिलने जाते हैं। पंडित जी बड़े अहंकारी थे। पंडित जी जो थे बड़े अहंकारी थे। वे अपने आप तो ऊंचे आसन पर चढ़कर बैठे और स्वामी दयानंद को अपमानित करने के लिए बैठने को नीचा आसन दिया। स्वामी जी उस आसन पर बैठकर पर पंडित जी की चालाकी उनसे छिपी न रही। कहते हैं जो पंडित जी थे वह अहंकारी थे, वे अपने आप तो ऊंचे आसन पर बैठ गए। आप अपने पिक्चर में देखेंगे, ठीक है, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर में आप देखेंगे कि पंडित जो हैं ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और दयानंद सरस्वती को नीचे आसन पर बैठाया गया है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद अपमानित करने के लिए बैठने को नीचा आसन दिया गया था। स्वामी जी आसन पर बैठ गए, पर पंडित जी की जो चालाकी थी वह चालाकी उनसे छिपी न रही। पास ही नीम के एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा हुआ एक कौवा काँव काँव कर रहा था। स्वामी दयानंद ने एक बार उस नीम के पेड़ पर दृष्टि डाली, फिर पंडित जी से बोले, पंडित जी हम दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, कहते हैं पास ही नीम का एक पेड़ था। पेड़ की जो ऊंची डाली थी उसी डाल पर बैठा हुआ एक कौवा काँव काँव कर रहा था।
स्वामी दयानंद ने एक बार उस पेड़ का जो नीम का जो पेड़ है उस पर दृष्टि डाली। फिर पंडित जी से बोले, पंडित जी हम दोनों में बड़ा कौन है? पंडित जी ने उत्तर दिया, यह भी कोई पूछने की बात है, बड़े हम हैं इसलिए तो हम ऊंचे आसन पर बैठे हैं। पंडित जी ने उत्तर दिया कि यह भी कोई पूछने की बात है, बड़े हम हैं इसलिए तो हम ऊंचे आसन पर बैठे हैं। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, हम दोनों से बड़ा वहाँ कौवा है। देखो वह कितने ऊंचे आसन पर बैठा है, आपके कहने के अनुसार ऊंचे आसन पर बैठने वाला ही तो बड़ा होता है ना। तो पंडित जी से उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी, हम दोनों से बड़ा वह कौवा है जो वृक्ष पर ऊंची आसन पर बैठा है, और आपके अनुसार जो ऊंची आसन पर बैठता वही बड़ा होता है। बेचारे पंडित जी खिसिया कर रह गए, लेकिन सुनने वालों ने स्वामी जी की बात पर जोरदार ठहाका लगाया। पंडित जी तो बहुत गुस्सा गए, लेकिन सुनने वाले ने क्या किया, स्वामी जी की बात पर जोर से ठहाका लगाया। ठीक है, इसलिए बेटा हमें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। चलिए अब तीसरा इसका नंबर है फांसी से पहले मजाक। फांसी से पहले मजाक। स्वाधीनता प्राप्ति से पहले की बात है। मुजफ्फरपुर जेल, या जो मुजफ्फरपुर जगह है, जेल की एकांत कोठरी में एक नवयुवक बंद था। यह जो जेल है ना इधर मुजफ्फरपुर में, नहीं यहाँ से बस 1-2 किलोमीटर होगा इधर, नहीं तो कहते उसे एक दिन फांसी लगनी थी। अंग्रेज जेलर घूमता हुआ जब उस कोठरी के सामने से गुजरा तो उसे उस नवयुवक की कैदी पर दया आई, पर कानून के सामने वह व्यवस्था। कहते हैं स्वाधीनता प्राप्ति के पहले की बात है। मुजफ्फरपुर जेल की एक एकांत कोठरी में एक नवयुवक बंद था। उसे एक दिन फांसी लगनी थी। अंग्रेज जेलर घूम रहा था, जब उस कोठरी के सामने से गुजरा तो उसे उस नवयुवक को कैदी पर दया आ गई, पर कानून के सामने वह जेलर भी विवश था। फिर भी जेलर ने 2 पके हुए आम एक लिफाफे में से निकालकर उस कोठरी के सरियादार फाटक में रख दिए और कहा, घबराओ मत बेटे, ये आम खाओ, बहुत मीठे हैं। वह युवक चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। जेलर उसे आम खाने की बात एक बार फिर कहकर चला गया। कहते हैं फिर भी जेलर ने 2 पके हुए आम लिफाफे से निकाला और उस बच्चे को दे दिया। उस कोठरी के सरियादार फाटक में रख दिया और कहा कि घबराओ नहीं बेटे, यह आम खाओ, यह आम बहुत मीठे हैं। वह युवक चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। जेलर उसे आम खाने की बात एक बार फिर कहकर चला गया। जेलर शाम को फिर उस कोठरी के सामने से गुजरा। जेलर जो था शाम को सामने से कोठरी से सामने गुजरा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फाटक के सरियों के बीच आम ज्यों के त्यों रखा हुआ था। मौत के डर से युवक ने खाना पीना ही छोड़ दिया। जेलर ने मन ही मन सोचा, बेटे आम उठा लो, खाकर देखो, सचमुच बहुत मीठे हैं। जेलर ने युवक से फिर कहा। युवक अपनी जगह से हिला नहीं, चुपचाप दरवाजे की ओर देखता रहा। कहते हैं कि जेलर को यह समझ में आया कि मौत का जो डर है, इस डर से युवक ने खाना पीना शायद छोड़ दिया है। जेलर अपने मन ही मन सोचता है। फिर वह बोलता है, बेटा आम उठा लो, खाकर देखो, सचमुच ये आम बहुत मीठा है। जेलर ने युवक से फिर कहा, लेकिन युवक जो था अपनी जगह पर बैठा रहा, वहाँ से हिलता हिला नहीं और वह दरवाजे की तरफ लगातार देखता रहा। जेलर ने सोचा, लो इसे अपने हाथों से आम खिला दूँ। फिर युवक से बोला, उठो बेटे आम ले लो। जेलर ने सोचा, लो मैं तुम्हें अपने हाथों से आम खिलाता हूँ। फिर युवक से बोला, उठो बेटा आम ले लो। यह कहकर जेलर ने जैसे उठाने के लिए आमों पर हाथ लगाया, आम पिचक गए। ठीक ना, यह कहकर जेलर ने जैसे ही उठाने के लिए आमों पर हाथ लगा कि आम क्या हुआ, पिचक गया। लेकिन आम पिचके तो यह बात यह थी कि युवक ने बड़ी सफाई से आमों का रस चूसकर फिर उनके छिलकों को चतुराई से फुलाकर रख दिया था, जिससे कोई जान ही न सके चूसे हुए आम हैं। लेकिन आम पिचके क्यों? क्योंकि जेलर ने जैसे उठा आम तो पिचक गया। अब बात यह कि आम पिचका क्यों? बात यह थी कि युवक ने बड़ी सफाई से रस चूस करके फिर उसके छिलकों को चतुराई से फुला करके वहीं रख दिया, जिससे कोई जान ही नहीं सके कि चूसे हुए आम हैं। अब कोठरी में बंद कैदी जेलर से मजाक करने के बाद ठहाका मारकर हंस रहा था। वह इस बात से एकदम निश्चिंत था कि कल उसे फांसी लग जाएगी। कहते अब कोठरी में जो बंद कैदी था, जेलर से मजाक करने के बाद ठहाका मार करके हंस रहा था। वह इस बात से एकदम निश्चिंत हो गया था कि कल उसे फांसी लग जाएगी।
लेकिन कौन था वह साहसी युवक जिसे फांसी लगने के कुछ घंटों पहले भी हंसी सूझ रही थी? यह था 19 वर्षीय क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस, जिसके लिए अपने देश पर मर मिटना भी एक हंसी खेल था। वह जो युवक था 19 वर्ष का खुदीराम बोस था, ठीक ना, खुदीराम बोस थे, ठीक ना, जो जिसके लिए नहीं, किताब के अनुसार मैंने था बोल दिया था, लेकिन इनके लिए तो आदर निकलता है मुझसे, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो आज हम लोग आज़ाद नहीं होते। वे खुदीराम बोस थे, जिसके लिए अपने देश पर मर मिटना भी एक हंसी खेल था, ठीक ना। जिनको फांसी लगनी थी कुछ घंटे पहले, वह हंसी मजाक कर रहे थे। कितने साहसी, कितने वीर, और उनके आत्मसम्मान में, उनकी वीरता में सर झुक जाता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मैंने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया। अब 2 चैप्टर आपको और देखना है, जो 2 दिन में मैं इसको समाप्त करके और फिर मैं क्या करूँगा, आप परीक्षा की तैयारी करो। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी गुड। 16 मिनट।